हाँ जी बच्चा पार्टी, शैल वी स्टार्ट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ आज लेकर लेक्चर नंबर 65 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 65 में जो पैसेज हमने चूज किया है इंग्लिश लैंग्वेज का आपके लिए, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ जो कि है एसेंट। रेफरेंस क्या लिखा है एसेंट का? इफ एन एक्ट does not have such a provision, it comes into force immediately upon receiving the president's assent. Okay, meaning the expression of approval or agreement, यानी कि आपने किसी अग्रीमेंट के लिए अपनी सहमति दे दी। एसेंट यानी सहमति। और इससे मिलते जुलते दो और वर्ड्स हैं, एक की स्पेलिंग है ASCENT और दूसरा है एक्सेंट। सो कंफ्यूज्ड मत होइएगा, तीनों अलग अलग हैं। असेंट का मतलब होता है सहमति, फॉर्मल अग्रीमेंट, आपने वहाँ पे अपनी रजामंदी दे दी, सहमति दे दी, सिग्नेचर कर दिया, आपने किसी ट्रीटी को, किसी स्कीम को रेटिफाई कर दिया, आपने सिग्नेचर कर दिया उस पर, उसमें हामी भर दी अपनी। दूसरा जो वर्ड है ASCENT, एसेंट, इसका मतलब होता है चढ़ाई यानी ऊपर की तरफ जाना। तीनों नाउन है, हाँ तीनों नाउन है, ध्यान रखिएगा। एसेंट आपने रीजनिंग में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। असेंडिंग वहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी असेंड यूज़ होता है। अभी हम बात कर रहे हैं नाउन की, एसेंट यानी कि चढ़ाई, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना, उन्नति को भी बोल सकते हैं एसेंट। और एक्सेंट होता है हमारा जो बात करने का लहजा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट। यानी किसी व्यक्ति का एक्सेंट क्या है। साउथ इंडियंस जो लोग होते हैं उनका एक्सेंट अलग होता है, और जो नॉर्थ इंडियंस खास करके जो बिहार साइड से होते हैं उनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग होता है। महाराष्ट्रियन जो होते हैं अलग एक्सेंट होता है। सो हम अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सेंट्स सुनते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं एसेंट की। एसेंट का मतलब मैंने बताया रजामंदी, सहमति। अब ये कोई अग्रीमेंट हो रहा हो यहाँ पे और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, वहाँ पे दोनों पार्टीज सहमति में आ गई, दोनों ने हाथ मिला लिया, तो यानी कि वो अब एसेंट एक दूसरे की, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में एसेंट मिल चुकी है, ठीक है। आई होप आपको एसेंट का मीनिंग समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं, 4 सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कमेटी गेव इट्स एसेंट टू द प्रपोज्ड पॉलिसी चेंजेस, बिल्कुल सही है, कमेटी ने अपनी रजामंदी दे दी है। द जज गेव हिज एसेंट to the bill resulting in its annulment। अब यहाँ पे ही गड़बड़ है। अगर जज ने अपनी रजामंदी बिल पे दे दी है तो वो फिर एनल्ड कैसे हो गया? एनलमेंट यानी कि नल एंड वॉइड वो हो गया। सो ये दोनों ऑपोजिट बातें हो रही हैं, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है कॉन्टेक्चुअली। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा है? द रेजिंग ऑफ टैक्सेस विदाउट द असेंट ऑफ पार्लियामेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। ओके, बिल्कुल सही है। टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दी गई और वो भी विदाउट द असेंट ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द प्रोजेक्ट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट द CEO's फॉर्मल एसेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक CEO की सहमति हमें नहीं मिलती। सो आई होप आपको एसेंट का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो अग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, अप्रूवल, ये सारे सिनोनिम्स हैं और मीनिंग एक जैसे हैं। डिसेंट यानी जहाँ पे सहमति ना हो यानी असहमति। रिफ्यूज़ल मनाही। ऑब्जेक्शन यानी आप ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो यानी कि आप सहमति में नहीं हैं। क्लियर है गाइज? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है लायबल। लायबल का क्या मीनिंग होता है? रेफरेंस पढ़ लीजिए पहले, लायबल का क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस लिखा है द बिल स्पेसिफाइड दैट कैंडिडेट्स वुड नॉट बी लायबल फॉर एक्शन विद इन its purview and would continue to be covered under existing administrative provisions of the concerned public examination authority, meaning responsible by law or legally answerable। यानी कि आप लीगली किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी कि आपका उत्तरदायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको बोला जा रहा है या जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप उसे पूरा करें। लायबल, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, एक तरीके से लायबल का मीनिंग 2 वर्ड्स में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लायबिलिटी का,
ये हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं लायबल, ये एडजेक्टिव है, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन फ्रेज है। और अगर हमें लायबिलिटी पढ़ना हो तो हम उसके लिए इसको बोलेंगे, उसका मीनिंग दो वर्ड्स में, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर इंडियन लॉ अ कंपनी इज लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इफ दोज एक्शंस वर टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। बात बोली जा रही है कि इंडियन लॉ के तहत अगर किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय कोई गड़बड़ करते हैं अगर वो, तो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी भी लायबल है, वहाँ पे उसको भी लायबल ठहराया जाएगा। ट्रैफिक फाइन्स, ड्राइवर्स इन इंडिया आर लायबल टू पे फाइन्स इफ दे आर कॉट वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है पर्सनल, या बाइक ड्राइव कर रहा है और बाइक राइड कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ करता है, अगर वो ट्रैफिक रूल्स में वायलेट करता है, उनको तोड़ता है, तो फाइन्स पे करने के लिए वो लायबल हैं, यानी उत्तरदायी हैं, उनको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है? एग्जाम्पल क्या है? द कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल फॉर एनी डिलेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, आपने परचेज की हुई है फ्लैट या फिर घर, तो बिल्डर जो अग्रीमेंट है उस पर साइन किए होंगे दोनों पार्टी से, तो बिल्डर लायबल है कि वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे कंप्लीट करे। टैक्स पेनल्टीज, इंडिविजुअल्स हु फेल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम आर लायबल टू फेस पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर इनकम टैक्स आपने रिटर्न फाइल नहीं किए टाइम से, तो आप लायबल हैं पेनल्टीज को फेस करने के लिए, लीगली आप उत्तरदायी हैं। ठीक है, अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। शी इज लायबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम और शी विल फेस पेनल्टीज। बिल्कुल सही है, उन्हें प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट करना है, नहीं तो पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। द लैंडलॉर्ड इज लायबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन। अब लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी को सही कंडीशन में बना के रखें। यू आर लायबल टू पे अ फाइन इफ यू पार्क इन अ नो पार्किंग जोन। अगर आप नो पार्किंग जोन में कार को पार्क करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। दे हैव वर्क थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे हैव अराइव्ड एट लायबल सॉल्यूशंस। लायबल सॉल्यूशन डजंट मेक एनी सेंस। ये जो फ्रेज है लायबल सॉल्यूशन कुछ मतलब नहीं है, एब्सर्ड है एब्सोल्युटली। सो फीजिबल हो सकता था, फीजिबल यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो ये लायबल यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता इसका, इसीलिए सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल अगेन उत्तरदायी, आंसरेबल अगेन तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। और एंटोनिम्स की बात करें तो एग्जैम्प्ट यानी कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाना, ये भी एडजेक्टिव है और वो भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले के ऊपर और यहाँ वो फ्री है उस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एग्जैम्प्ट है। अनअकाउंटेबल यानी कि कोई उत्तरदायित्व उसका नहीं बनता। सो यहाँ पे ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, अनअकाउंटेबल एंड एग्जैम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड इज परव्यू। रेफरेंस क्या लिखा है? आई बिलीव सेम था, क्योंकि इससे पहले भी ये जो पूरा छोटा सा पैराग्राफ यूज़ हुआ है यहाँ पे रेफरेंस में, पिछले वाले में भी हुआ था, क्योंकि उसमें लायबल था। हाँ जी, ये लायबल यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, और परव्यू कहाँ पर आया था? ये रहा। सो दोनों सेम रेफरेंस है। हाँ जी, मीनिंग चेक करते हैं परव्यू का। द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग, यानी कि इन्फ्लुएंस का दायरा, प्रभाव का दायरा, क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, परव्यू। एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेंट falls within the purview of the Ministry of Electronics and Information Technology in India। यानी बात हो रही है कि ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर जो रेगुलेशन की जब बात करते हैं हम, तो वो किसके दायरे में आती है? वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे में। यानी अगर कुछ ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग करनी है तो वो किसको करनी है? वो इस मिनिस्ट्री को करनी है। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र में है वो। जुडिशियल अथॉरिटी, The Supreme Court of India ruled that the issue of reservations in promotions is within the purview of state governments। यानी कि अगर प्रमोशंस की बात करें, रिजर्वेशंस के तहत जो प्रमोशंस होते हैं उनकी अगर बात करें, तो किसके दायरे में आते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट्स के दायरे में आते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो पर्व्यू है किसका? स्टेट गवर्नमेंट्स का। लोकल गवर्नेंस, urban development projects in Mumbai are under the purview of Brihan Mumbai Municipal Corporation, जो कि BMC का एक्सटेंडेड फॉर्म है, फुल फॉर्म है, और अब्रीविएटेड फॉर्म होता है BMC। सो
बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पर्व्यू में आता है अर्बन डेवलपमेंट। कहाँ का? मुंबई का। दिल्ली में कौन सा है? डीएमसी नहीं, एमसीडी। एमसीडी, हाँ एमसीडी है ना, बहुत फेमस है। और मुंबई का कौन सा है? बीएमसी। सो एमसीडी आके मुंबई के अर्बन डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, ना वो उसको देखेगा, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। किसकी है? बीएमसी की। मुंबई बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देखना है कि भाई कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और कहाँ होने चाहिए, कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कराया जाए, रेनोवेट किया जाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। पर्व्यू का मतलब कार्यक्षेत्र, और खासकर प्रोफेशनल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स पढ़ते हैं। द पर्व्यू ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउड अस टू कैलकुलेट द डेटा वेरी क्विकली। अब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में पर्व्यू का सेंस नहीं बन रहा, कोई यूज़ यहाँ पे नहीं बन रहा। यहाँ पे रेंज होता एक बार को तो हम बोल सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर की रेंज है, और भी कोई बेटर वर्ड हो सकता, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अगर ऑप्शंस होते तो मैं बता देता। सो पर्व्यू तो नहीं आएगा डेफिनेटली, फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द न्यू पॉलिसी फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। यानी कि जो नई पॉलिसी है वो एचआर डिपार्टमेंट के पर्व्यू में है, यानी कि वो देख रेख करेगा उसकी। सो ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। द साइंटिस्ट रिसर्च इज विद इन द पर्व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज के पर्व्यू में, उसके क्षेत्र में है। यानी अगर उसके रिसर्च के बारे में हमें अध्ययन करना है तो वो यहाँ मिलेगा हमें। द इशू ऑफ पार्किंग रेगुलेशंस इज बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ दिस कमेटी। कोई कमेटी है, पार्किंग रेगुलेशंस की बात हो रही है, तो भाई ये कमेटी के क्षेत्र से बाहर है। कोई और सर्टन कमेटी होगी, पर इस कमेटी के क्षेत्र से पार्किंग रेगुलेशंस बाहर हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको पर्व्यू का मीनिंग समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डोमेन क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन अगेन न्याय क्षेत्र, यानी कि जैसे आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि भाई ये केस आप वहाँ जाके रजिस्टर कराएं, ये हमारे न्याय क्षेत्र से बाहर है, इस थाना से संबंधित नहीं है, वहाँ जाके केस को रजिस्टर कराएं। पर आज की डेट में आई बिलीव किसी भी थाने पर जाके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ऐसा हो गया है नियम, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और स्कोप एक और सिनोनिम है। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो लिमिटेशन यानी कि लिमिट है, एक्सक्लूजन यानी आप उसको अलग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कोई थाना वाला बोलेगा कि भाई पुराने सिनेरियो में कि हमारा थाना एक्सक्लूडेड है, यानी कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, हमारा थाना इस कार्यक्षेत्र में आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, लीनियंसी। रेफरेंस क्या लिखा है? इट इज अनक्लियर वेदर द गवर्नमेंट मेंटेन्स दिस लीनियंसी टुवर्ड्स दोज कैंडिडेट्स who have played dubious roles in recent question paper leaks and secured unjustified ranks. Okay, leniency का meaning, the fact or quality of being more merciful and tolerant than expected. यानी जो सोचा गया, जैसा एक्सपेक्ट किया गया, उससे कहीं ज़्यादा आप उदार हैं, विनम्र हैं, उदार हैं। उदार ज़्यादा बेटर वर्ड है, यानी आप चीज़ों को लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, लीनियंट हैं आप। लीनियंसी लिखा हुआ है, नाउन है लीनियंसी, इसी से एडजेक्टिव बन गया लीनियंट। देखिए एग्जांपल के तौर पे, अब ये या तो टीचर भी हो सकते हैं या अभिभावक यानी गार्डियन भी हो सकते हैं। अब ये कोई बच्चा है जो मोबाइल में व्यस्त है, अपनी स्क्रीन पे लगा हुआ है, या तो गेम खेल रहा है या कोई कुछ भी देख रहा हो ऐसा एंटरटेनिंग जिसमें वो एंगेज्ड है पूरी तरीके से। अब ये स्माइलिंग फेस है। जनरली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंड दे बिकम रियली एंग्री। पर ये जो पेरेंट हैं या फिर जो टीचर हैं, ये लीनियंट हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लीनियंट है, इज शोइंग लीनियंसी। ठीक है, वो उदारता दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो यूज़, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो उदार है ये। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द जज शोड लीनियंसी बाय रिड्यूसिंग द डिफेंडेंट्स सेंटेंस। जज ने उदारता दिखाई और डिफेंडेंट की जो सेंटेंस था उसको कम कर दिया, यानी कि उसको कम कर दिया, सजा को कम कर दिया। सेंटेंस बिल्कुल सही है। All of those involved in corruption must be thoroughly investigated and punished without leniency. जो भी उस करप्शन में इन्वॉल्व थे, पूरी जांच हुई और उनको किसी भी उदारता के बिना पनिश किया गया, यानी कोई लीनियंसी नहीं दिखाई गई। बिल्कुल सही है, स्ट्रिक्टली उनको पनिश किया गया। द लीनियंसी ऑफ द क्लाइमेट इन दिस रीजन। अब क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में लीनियंसी का कोई सेंस नहीं बन रहा। ये जो फ्रेज है, दिस डजंट मेक एनी सेंस, गलत है ये सेंटेंस। द ऑफिसर ग्रांटेड लीनियंसी टू द ड्राइवर एंड डिड नॉट इशू अ फाइन। अब ऑफिसर है कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर,
उन्होंने माफ़ कर दिया ड्राइवर को, उन्होंने बोला चल ठीक है चला जा, पर अगली बार से ध्यान रखना, लाइसेंस रखना अपने पास। सो बिल्कुल सही है सेंटेंस। आई होप आपको लीनियंसी का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। मेर्सी दया, क्लेमेंसी अगेन पनिश करते समय जो आप रियायत देते हैं, छूट देते हैं। टॉलरेंस यानी कि आप सहन कर लेते हैं चीज़ों को, आप टॉलरेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता हर बात पे। दूसरी तरफ अगर एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रिक्टनेस, सेवरिटी, सीवियर एडजेक्टिव, सेवरिटी यानी उसी से हमने बनाया नाउन, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई सीवियर हो, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नाउन के केस में यूज़ करें तो सेवरिटी बनता है, ठीक है। इंटेंसिटी जहाँ बहुत ज़्यादा हो। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने ड्यूबियस। रेफरेंस क्या है? इट इज़ अनक्लियर वेदर दैट गवर्नमेंट मेंटेन्स दिस लीनियंसी टुवर्ड्स दोज कैंडिडेट्स। अभी सेम वही रेफरेंस है क्योंकि अगेन दो वर्ड्स आए, एक तो लीनियंसी आ गया, एक ड्यूबियस आ गया। चलिए मीनिंग क्या है? नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सके, उसको हम बोलते हैं ड्यूबियस। संदिग्ध है ना, शंकापूर्ण, जहाँ पे आपको डाउट हो भाई गड़बड़ लग रहा है कुछ, ड्यूबियस। अब ऐसे कोई ओवरकोट पहने हो, पूरा चेहरा ढका हो, हैट भी लगाया हो, केवल आंखें दिख रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके कॉलोनी में ऐसे घूम रहा हो शाम के टाइम पे, सो ऑब्वियसली आपको ड्यूबियस लगेगी, उसके मूव्स ड्यूबियस लगेंगे, उसके इंटेंशंस आपको ड्यूबियस लगेंगे, क्या गड़बड़ करने वाला है ये। या ऐसे कोई जा रहा हो कोई व्यक्ति और बार बार आपके घर के आमने सामने टहलता रहे और बस देखता रहे गेट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो अगेन उसके मूवमेंट्स कैसे होंगे? ड्यूबियस होंगे कि क्यों कर रहा है ऐसा, ये क्यों खड़ा है ऐसा यहाँ पे इसका होने का पर्पस क्या है, जिसको आपने कभी देखा ना हो पहले, सो ड्यूबियस लगेगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द साइंटिस्ट ड्यूबियस क्लेम्स वर मेट विद स्केप्टिसिज्म बाय हिज पीयर्स। अब साइंटिस्ट ने जो क्लेम्स दिए, जो बातें कहीं, वो कैसे थे? ड्यूबियस थे, यानी कि शंकापूर्ण थे। और बाकी जो उसके साथी थे साइंटिस्ट के पीयर्स, उन्होंने भी उसको शक के साथ सुना या समझने की कोशिश की, बट शक के साथ। मेट विद स्केप्टिसिज्म यानी कि सब ने उस पर डाउट क्रिएट किया कि भाई ये कुछ सही नहीं लग रही तुम्हारे मुंह से ये बातें, या तुमने जो फाइंडिंग्स दी हैं ये ड्यूबियस हैं, यानी कि इन पे शंका हो रही है। इस ड्यूबियस डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट लेड टू इट्स सक्सेस। बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेडिकेशन अगर ड्यूबियस है, पहली बात तो यहीं पर गड़बड़ हो गई, और सक्सेस भी मिल गई ऐसे प्रोजेक्ट को, ये सेंटेंस एब्सर्ड है। He was dubious about the authenticity of the signature on the document. अब कोई डॉक्यूमेंट है, आपने सिग्नेचर देखे, आप पहले सिग्नेचर देखते आए हों और अचानक से सिग्नेचर का पैटर्न आपको बदला बदला सा लगे, तो आपको वो कैसे लगेंगे? ड्यूबियस लगेंगे। He was dubious about the authenticity, यानी कि आपको कुछ शक हो रहा है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। He was dubious, ना, शंकापूर्ण, उसके मन में शंका आ गई। The company made dubious promises about the effectiveness of their product. कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को लेके ड्यूबियस प्रोमिसेस दिए, संदिग्ध प्रोमिसेस, जिस पे शक हो, आपको भरोसा ना हो पूरी तरीके से। जैसे हमने एक बार एग्जांपल डिस्कस किया था, बाबा रामदेव ने क्या किया था, कोविड जो सेकंड वेव आई थी, कोरोनिल करके उन्होंने अपनी दवा मार्केट में लॉन्च की, और क्लेम्स क्या दिए कि ये कोविड अगर होने को होगा तो नहीं होगा, और अगर हुआ है तो ये आप अगर दवा लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने एलोपैथी को रिडिक्यूल कर दिया पूरी तरीके से कि एलोपैथी तो बिल्कुल बर्बाद है साइंस, और जो कोरोनिल दवा है वो ऐसी दवा है मिरेकुलस, जो सब कुछ सही कर देगी, है ना। सो ड्यूबियस क्लेम्स थे, ड्यूबियस प्रोमिसेस थे कि ये सब कुछ सही कर देगी, पर नहीं हुआ था सही। बहुत लोग जिन्होंने भरोसा किया वो जान खो चुके हैं आज की डेट में। सो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो दवा थी उससे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आप कह सकते हैं कि इट वाज अ गुड मेडिसिन, पर उन्होंने जो क्लेम किए थे कि ये कोविड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी अगर कोविड है, वो क्लेम्स कैसे थे? ड्यूबियस। आई होप आपको समझ में आ गया हो ड्यूबियस का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। सो ये सेंटेंस सही था बिल्कुल, और गलत सेंटेंस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। चलिए मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। सस्पिशियस, जहाँ पे संदेह हो, अनट्रस्टवर्दी, जहाँ भरोसा ना हो, क्वेश्चनेबल, जिस पर क्वेश्चन उठाया जा सके, डाउटफुल, जिस पर डाउट उठाया जा सके। एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रस्टवर्दी, भरोसे लायक, डिसाइसिव, यानी कि जो स्पष्टता की तरफ ले जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें सूर्य कुमार यादव ने जो लास्ट ओवर में कैच लिया था,
दैट वॉज अ डिसाइसिव मोमेंट, जहाँ ये डिसाइड हो गया कि अब मैच इंडिया के पाले में ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, डिसाइसिव यानी उस कैच ने डिसाइड कर दिया कि मैच इंडिया के फेवर में जा चुका है। बात करें इसकी, हाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। सर्टेन का उल्टा अनसर्टेन। बात कर रहे थे सर्टेन की, यहाँ पे निश्चितता है, वहाँ अनिश्चितता है, वहाँ संदेह है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया और डीवीएस का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। दैट्स इट बच्चा पार्टी, ये थे आज के वर्ड्स। अब क्या करना है, हमेशा की तरह आपको बनाना है हर वर्ड पे अपना एक सेंटेंस, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपके सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा कहता हूँ, आई इंसिस्ट, अगर आप ऐसा करते हैं और करिए प्लीज़, तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज होती है। जितना समय आप वर्ड्स के साथ बिताते हैं उतना ही वो आपके मेमोरी में बैठते हैं। यानी जितना ज़्यादा आप टाइम बिताएंगे एक वर्ड के साथ, आप उतना ही ज़्यादा उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर आई डोंट नो व्हाई अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस टेलीग्राम यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का इनवाइट लिंक विद यू गाइस। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा, पूरा आपने लेक्चर देखा आज, लेक्चर नंबर 65, और ये देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 65 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही रिजल्ट से, और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।